हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दिस इज योर हितेश भैया। तो भाई आज हम लोग देखने वाले हैं गणित का एक मॉडल पेपर जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है और किस तरीके के स्टूडेंट को इसको पढ़ना चाहिए और इससे क्या फ़ायदा, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, देखो, अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो, ठीक है, अगर आप किसी भी मॉडल पेपर को अच्छे तरीके से समझ लेते हो तो पूरे पेपर का आपको नॉलेज हो जाता है कि आखिर में हमारे बोर्ड परीक्षा में पेपर कैसा आने वाला है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप मॉडल पेपर की जानकारी अच्छे तरीके से करते हैं ना, तो कहीं अगर आप 75 प्लस नंबर ला रहे होते हैं, वहीं आप 95 प्लस यानी 95 प्लस तक नंबर आप ला सकते हैं। यानी कि पहले आपकी सोच थी कि चलो मेरे मैथ में 75 प्लस आ जाए बहुत है, लेकिन मॉडल पेपर समझने के बाद भैया मैं गारंटी ले रहा हूँ, आप ये सोचोगे कि 95 प्लस अब तो मैं बोर्ड एग्जाम में लेके आऊँगा। और इतनी चीज़ देखने के बाद, मॉडल पेपर समझने के बाद आपको वो क्वेश्चन इस मॉडल पेपर में मिलते हैं भैया, जो क्वेश्चन चैप्टर 1 से लगाकर चैप्टर 14 तक आपको देखने को मिलते हैं। तो ये मॉडल पेपर आपके लिए समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और आज हम देखने वाले हैं गणित का 2026 का सबसे ज़्यादा वायरल पेपर। और भैया 70 नंबर का 3.5 घंटा नहीं, 3 घंटा 15 मिनट में ये पेपर आपको बोर्ड परीक्षा में करना होता है। ठीक है, इसकी थोड़ी सी बेसिक जानकारी होती है जिसको मैं आपको पेपर करते समय बता दूंगा। शुरुआत में पढ़ने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर आपको इस पेपर के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न दिखाएंगे जो कि हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, अब कोई भी स्टूडेंट जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं है, ठीक है, पहली बार हमारी चैनल पर आया है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। देखिए डेली बेसिस पर आपको मॉडल पेपर की प्रैक्टिस कराई जाएगी, जिससे आपका जो मैथ है ना वो बहुत आसान आपको लगने लगेगा। ठीक है, एवरी क्वेश्चन यानी जितने भी क्वेश्चन हैं आपको समझाए जाएंगे और आपको क्वेश्चन समझने हैं प्लस नोट भी करने हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखेंगे हम लोग खंड आ, यानी खंड आ में हमारा जो है वो बहुविकल्पी प्रश्न होने वाला है। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है कि दिया है लासा बराबर 132 और 288, यानी हमको दो संख्याएं दे रखी हैं, 132 दे रखी है और दूसरी 288 दे रखी है। इन दोनों ही संख्याओं का लासा हमको 3168 दे रखा है और हमसे कह रहा है कि भैया इसका मासा क्या होगा। ठीक है, हमसे मासा ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है और दोनों ही संख्या हमारी कौन सी हैं, 132 और 288 हैं। तो देखो जब भी कभी आपके बोर्ड परीक्षा में इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहली बात जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, सबसे पहली बात क्या है कि सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा कहाँ से आया, किस चैप्टर से आया। तो भैया ये हमारा वास्तविक संख्या चैप्टर से क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, यानी चैप्टर नंबर 1 से। और इस टाइप का क्वेश्चन आपको हर साल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को करना कैसे। देखिए जब भी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए लासा और मासा से रिलेटेड, ठीक है, आपको क्या होगा कि भैया लासा बराबर दे रखा होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लासा बराबर हमको क्या दे रखा है, 3168 दे रखा है। ठीक है, 3168 दे रखा है। हमसे क्या पूछ रहा है कि मासा इसका क्या होगा। ठीक है, तो एक फार्मूला होता है, एक सूत्र होता है, अगर उस सूत्र का याद कर लोगे ना तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप एग्जाम में करके आएंगे। ठीक है, तो फार्मूला आप लोगों का होता है कि मासा गुणित लासा। ठीक है, मासा गुणित लासा यानी HCF गुणित LCM इज इक्वल टू दोनों संख्याएं A इंटू बी। आपकी कोई दो संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर हम लोगों का लासा जो दे रखा है 3168 दे रखा है, तो हम लोगों ने 3168 रख दिया। ठीक है, मासा यानी कि HCF हमको ज्ञात करना है भैया। इसके बाद अगर हम आगे देखें A और B हमारी दोनों संख्याएं हैं, तो दोनों संख्या हमारी 132 और 288 दे रखी है। तो यहाँ पर हम 132 इंटू में 288 कर देंगे। अब देखिए ये जो 3168 इधर साइड गुणे में दे रखा है, इधर जाके भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो मासा इज इक्वल टू 132 गुणित 288 बटे में 3168। ठीक है, अब देखिए सिंपल से काट लेंगे दो से इसको हम, 2 एकम 2, 2 चाकू 8, 2 चाकू 8, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। ठीक है, एक इधर आया हो गया 16, 2 अट्ठे 16, 2 चाकू 8, फिर से 2 से काटेंगे इसको, 2 सत्ते 14, 2 दुना के 4, 2 सत्ते 14, 2 नेम 18, 2 दुना के 4, फिर से 2 से काटेंगे भैया, 2 तिया 6, 2 छंग 12, इधर देखिए 2 तिया 6, 2 नेम 18, 2 छंग 12, फिर से इसको 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर से इधर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 नम 18, 2 तिया 6। देखो फिर से 2 से कटेगा, 2 नवाई 18, 2 नवाई 18, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पर, देखिए 2 नवाई होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये 2 नवाई 18 हो गया, 2 एकम 2, 2 नवाई 18 और इसके बाद 2 अट्ठे 16।
अब देखिए इसको आगे काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 दूना 18। अब देखिए ये 22 आ गया, इधर 132 बचा हुआ, तो 132 और 22 को काट लेंगे तो देखोगे तो 11 दुना के 22, 11 दुना के 22, ये आपका 11 दुना के 22 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 11 11। तो भैया यानी कि हमारा जो मासा निकल के आया वो क्या निकल के आया, 11 निकल के आया। ठीक है, यही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर अगर आप देखेंगे कहीं तो 11 नंबर यानी 11 ऑप्शन कहीं नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कि कहीं मिस्टेक हुई है। अगर मिस्टेक नहीं हुई है तो ऑप्शन आपके गलत दे रखे हैं। ठीक है, तो इनमें से 12 की जगह आप 11 ऑप्शन कर लो, 11 नंबर यानी कि 11 आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो 11 12 को बना करके 11 कर लो। ठीक है, तो जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आए, और क्वेश्चन बहुत आसान है, बस समझना है केवल आपको। ठीक है, तो वास्तविक संख्या से एक ऐसा क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, ध्यान से एकदम पूरा मॉडल पेपर अगर आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे ना तो ये मान के चलिए कि आपको चीज़ें एकदम आसान तरीके से लगने लगेंगी। ठीक है, हर एक चैप्टर 1 से लगाकर चैप्टर 14 तक सारे के सारे इसमें क्वेश्चन आपके हैं। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में अपरिमेय संख्या है, यानी कि यहाँ पर आपकी अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो देखो मैं आपको थोड़ा सा अपरिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट जो है वो समझा दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे में हमसे क्या पूछ रहा है, अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहली बात यह है कि अपरिमेय संख्या, जो अपरिमेय संख्या होती है वो किस किस तरीके की होती है, देखो समझने की कोशिश करना। जब भी कभी कोई भी संख्या रूट में दे रखी हो, जैसे कि √2 हो गया, √6 हो गया, अंडर रूट यहाँ पर आपका 9 हो गया, तो जब भी कोई संख्या अगर अंडर रूट से पूर्णतः बाहर आ जाती है, कैसी बाहर आती है, पूर्णतः बाहर आ जाती है, तो वो हमारी अपरिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें 9 को, तो 9 पूर्णतः बाहर आ जाएगा, √9 आपका बन जाएगा 3, और ये पूर्णतः बाहर आ चुका है, इसका मतलब √9 जो हम लोगों का है ये हमारी एक अपरिमेय संख्या नहीं है। बाकी √2 और √6 ये पूर्णतः बाहर नहीं आएंगी। अगर आप √6 को निकालोगे भैया तो देखिए 2 × 3 होगी, यानी कि 2 तिहाई 6। आप देख पा रहे हो कि √2 भी एक तरीके से आप लोगों की अपरिमेय संख्या है, और √3 ये भी आपकी एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या है कि भैया दोनों √6 जो हमारा है ये हमारी एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन √9 हमारी एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अगर हम सिंपल सी बात करें तो √5 ये हमारी अपरिमेय संख्या नहीं है, 5 √-3 ये हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो यही इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से अपरिमेय संख्या का जो कॉन्सेप्ट है बहुत आसान है, मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया कि कैसे कोई अपरिमेय संख्या हो सकती है और कैसे कोई अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करूं तो तीसरा प्रश्न हम लोगों का दे रखा है, और देखिए इस तरीके का एक क्वेश्चन 100% श्योर है आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा, कि जिसमें आपको एक द्विघात समीकरण दे देगा। ठीक है, और आपसे कहेगा कि मूल का योग बताइए या फिर मूल का गुणनफल बताइए। मूल का योग पूछ लेगा या तो आपसे मूल का गुणनफल पूछ लेगा। ठीक है, सबसे पहली बात स्टूडेंट कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो सबसे पहले आपको द्विघात समीकरण क्या है उसको नोट कर लेना। जैसे कि 5x² माइनस का 3x प्लस का 2 बराबर 0 है, ये हम लोगों का स्टूडेंट क्या है, एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब द्विघात समीकरण की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो हमेशा मतलब कि जो भी द्विघात समीकरण होता है वो हमेशा 0 के बराबर में होता है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट बात होती है कि x² इसमें दिया रखा होता है, तो वो हमारा द्विघात समीकरण होता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण के मूलों का योग, तो सबसे पहले मूलों का योग निकालने के लिए मूल कौन कौन से होते हैं। तो देखिए जब भी कभी कोई द्विघात समीकरण होता है तो उसके जो मूल होते हैं वो अल्फ़ा होता है एक, तो दूसरा हमारा बीटा होता है। ठीक है, तो ये दो हमारे मूल होते हैं। अब मूलों की अगर योग की बात करें, योग की, तो योग हमारा सिंपल से क्या होता है, अल्फ़ा प्लस का बीटा, अल्फ़ा प्लस का बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा योग होता है। और अगर हम गुणनफल की बात करें, गुणनफल की बात करें तो गुणनफल स्टूडेंट हमारा होता है अल्फ़ा गुणित बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा होता है माइनस का b/a, और अल्फ़ा गुणित बीटा हमारा होता है c/a। अगर हमको देखो तो प्रश्न हमसे पूछ रहा था इस द्विघात समीकरण के मूलों का योग, तो हमको मतलब ये ज्ञात करना है, मूलों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो जब भी कभी हमें ये ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर b और a निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारा 5² माइनस का 3x
प्लस का 2 बराबर में 0, ये द्विघात समीकरण है। यहाँ से a बराबर आपका 5 आ जाएगा, b बराबर आपका माइनस का 3 आ जाएगा और c बराबर आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ। यक्स स्क्वायर प्लस का ये दे रखा है। ठीक है, वो नीचे वाला ये ऊपर वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। अब चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मूलों का योग हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, माइनस का b अपॉन a रख दीजिए अल्फा प्लस बीटा में। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे तो माइनस का b, ये माइनस का दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 3 अपॉन a हम लोगों का 5 दे रखा है, तो 3/5 यानी 3/5 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो अगर ऑप्शन नंबर अगर आप फर्स्ट देखेंगे तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। और इस तरीके का एक क्वेश्चन स्टूडेंट आपको बोर्ड एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके का प्रश्न बिल्कुल भी आप छोड़ करके मत जाइएगा, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ। ठीक, इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों का क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि बहुपद। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हमसे किससे पूछा गया है, यहाँ क्वेश्चन बहुपद से आया है। जिन लोगों ने भी ये चैप्टर पढ़ रखे हैं ना, उनका बहुत अच्छे से एकदम रिवीजन हो रहा होगा। और सभी लोग एक साथ, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ स्टूडेंट अगर आप देखेंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 10, यक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10, ये हमको क्या दे रखा है स्टूडेंट, ये हमको एक द्विघात बहुपद दे रखी है और हमसे कह रहा है इसके शून्यांक क्या होंगे। तो जब भी कभी स्टूडेंट द्विघात बहुपद दे दिया जाए और हमसे कभी क्या कह दे कि इसके शून्यांक पूछ दे, क्या पूछ दे, शून्यांक। तो शून्यांक हमेशा क्या होते हैं, x की वैल्यू जब निकालनी होती है वही हमारे शून्यांक होते हैं। अब देखो ध्यान से समझना, जो हमारे शून्यांक होते हैं वो 2 निकलते हैं और दोनों ही x की वैल्यू होती हैं। तो चलिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कैसे निकालेंगे वो ज़रा ध्यान से समझना। यहाँ पर हमारा यक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 10 बराबर 0 नहीं होता है, अगर 0 कर देंगे द्विघात समीकरण बन जाएगा, तो केवल इतना होता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आगे ध्यान से समझेंगे एकदम। 10 का गुणा जब इससे करेंगे तो ये 10 ही आएगा, 10x स्क्वायर। ठीक है, तो जोड़ने घटाने पर यहाँ पर 7x लाना है और गुणा करने पर 10x स्क्वायर लाना है। तो यक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5x प्लस का 10, देखो ये जोड़ोगे तो 7x हो जाएगा, अगर गुणा करोगे तो 5 दूना की 10, 10 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 10x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो यक्स प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ से हम 5 कॉमन लेंगे तो ये x 2 प्लस 2x प्लस यक्स प्लस 2 हो जाएगा, x प्लस 2। देखो x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2 और x प्लस 5 एक जोड़ा ये बन जाएगा। तो अगर आप यहाँ देखेंगे ना तो x इज इक्वल टू माइनस का 2 आ गया एक आंसर, एक हमारा आ गया x इज इक्वल टू माइनस का 5। तो आप देख पा रहे होंगे कि x की 2 वैल्यू निकल के आ गई। अब ये जो x की 2 वैल्यू निकली है ना, यही हमारे क्या है, शून्यांक हैं। ये हमारे क्या है भैया, यही हमारे शून्यांक हैं। तो शून्यांक हमारे क्या हो गए, एक हो गया माइनस का 2, दूसरा हो गया माइनस का 5। एकदम अच्छे तरीके से समझ लीजिए, कोई हमको द्विघात बहुपद दे रखा होता है, उसको सिंपल से जो सॉल्व करने का विधि होता है वो यही होता है। ठीक है, और x की जो 2 वैल्यू निकलेंगी वही हमारे शून्यांक होते हैं। इतनी चीज़ क्लियर हो गई सभी लोगों को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं तो भैया यहाँ ध्यान से समझने की प्रयास कीजिएगा। यहाँ हमको एक समीकरण दे रखा है, यक्स स्क्वायर प्लस का kx प्लस 7 इज इक्वल टू 0, और हमसे कह रहा है कि इसके मूल क्या हैं, बराबर हैं। हमको k का मान ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट ये भी हमारा द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है और यहाँ हमारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसमें हमारा द्विघात समीकरण क्या दे रखा है कि यक्स स्क्वायर प्लस का kx प्लस 7, यक्स स्क्वायर प्लस का kx प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये हमारा द्विघात समीकरण दे रखा है और हमसे एक चीज़ कह दे रहा है कि यहाँ पर इसमें इसके मूल जो है वो बराबर हैं। मूल क्या है, बराबर हैं। जब भी कभी मूल भैया क्या कह दे कि मूल बराबर हैं, तो जब भी कभी मूल बराबर कह दे किसी भी द्विघात समीकरण में, तो वहाँ पर जो हमारी d होता है वो हमारा 0 के बराबर में हो जाता है। क्या हो जाता है, d जो होता है वो 0 के बराबर में हो जाता है। अब आप कहेंगे कि भैया ये जो d होता है ये आखिर में होता क्या है,
व्हाट इज़ द, ये डी है क्या? तो भैया ये जो डी हमारा है ना, ये हमारा है विविक्त कर। ये क्या है? विविक्त कर है। और विविक्त कर जो होता है उसका जो वैल्यू होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, यानी कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर होता है डी के, और डी बराबर होता है विविक्त कर के। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ पर स्पेशल हमको ये लेना है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये हमारा अगर डी हमारा 0 के बराबर में है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac भी 0 के बराबर में होगा। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले ABC के मान निकाल लेते हैं। तो a बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि 1, b बराबर आ जाएगा x का गुणांक k, और c बराबर 7 अचर पद, वो तो वही रहता है, ठीक है। तो 7 k और 1 ये सभी मान पुट कर देंगे। b की वैल्यू दे रखी है k, 4 हो गया। a की वैल्यू दे रखी है 1 इंटू c की वैल्यू दे रखी है 7 इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर इज माइनस का 7 चौक 28 इज इक्वल टू 0। अब भैया जब माइनस का 28 उधर जाएगा तो सिंपल है, प्लस का हो जाएगा। और ये के स्क्वायर दे रखा था, तो जब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा, और जब भी कभी कोई चीज़ रूट में इधर से उधर जाती है तो वो प्लस माइनस में आती है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। तो k इज इक्वल टू ये 28 हो जाएगा रूट का, लेकिन प्लस माइनस का, जैसा मैंने आपको भी बताया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो k का वैल्यू आ गया ना, वो आ गया k इज इक्वल टू प्लस माइनस का 28, ठीक है। और अगर आप इसको और आगे का सॉल्व करना चाहते हो तो इसको और अगर आप सॉल्व करेंगे आगे तो प्लस माइनस इसको रूट से जब बाहर निकालेंगे तो देखिए पहले 7 चौक 28 होता है, ठीक है। तो 7 ये रूट में रहेगा, 4 आपका 2 बन के बाहर निकल आएगा, तो प्लस माइनस 2√7, ठीक है। ये इसका दूसरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ऑप्शन में, तो ऑप्शन में हमारा कौन सा ऑप्शन सही निकल के आ रहा है? प्लस माइनस का 2√7, प्लस माइनस का 2√7, यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो ये वाला ऑप्शन हम लोगों का बिल्कुल सही है, ठीक है। इतनी चीज़ सभी लोगों को क्लियर हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर की अगर हम 6 की बात करें तो वाई अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदुओं 6,5 और दूसरा बिंदु दे रखा है बी है, जो कि 4 माइनस का 4,3 दे रखा है, और हमसे कह रहा है कि ये दोनों ही बिंदु आपस में समदूरस्थ हैं, यानी एक दूसरे से समदूरस्थ हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको समदूरस्थ का कॉन्सेप्ट बता देता हूं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बता देता हूं। देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, और सबसे पहले इसमें हमसे पूछ क्या रहा है? तो इसमें हमसे पूछ रहा है समदूरस्थ से क्वेश्चन आ गया। किससे आ गया? समदूरस्थ से। जब भी कभी समदूरस्थ से क्वेश्चन आता है तो हमेशा एक बिंदु ये होता है, एक बिंदु ये होता है, बीच में कोई एक नया बिंदु आ जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा अलग तरीके से दर्शाते हैं। बीच में हमारा कोई एक नया बिंदु आ जाता है, और ये जो बिंदु होता है ये वाला, इसको चलो मान लेते हैं हम ओ बिंदु। ये हमारा ए बिंदु है, ये हमारा बी बिंदु है, ठीक है। तो ये जो हमारा नया बिंदु आया ना ओ, ये आया कहाँ से? ध्यान से समझना। वाई अक्ष पर एक बिंदु, ये वाई अक्ष पर एक बिंदु है, ये क्या है? वाई अक्ष पर बिंदु, वाई अक्ष पर बिंदु। तो भैया ये हमारा क्या है कि वाई अक्ष पर बिंदु है। जब भी कभी कोई बिंदु वाई अक्ष पर होता है तो वहाँ पर हमेशा यक्स जो होता है वो 0 होता है, और y जो होता है वो हमें ज्ञात करना होता है। तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0, और इसके निर्देशांक दे रखे थे 6,5, और इसके दे रखे थे -4,3। अब एक बात समझना, जब भी कभी समदूरस्थ का केस होता है तो वहाँ पर एक और चीज़ कॉमन होती है कि जो दूरी होती है दोनों की आपस में बराबर होती हैं, यानी कि ये ए बी बराबर हो, ये ओ बी, ये ओ ए बराबर होगा ओ बी के। और आप सभी लोग सूत्र जानते हो, दूरी सूत्र सभी लोग जानते होंगे। दूरी सूत्र होता है रूट का x² x1 स्क्वायर माइनस का x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस y1 माइनस का y2 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ रख देंगे। जैसे कि OA में अगर हम OA में रखेंगे तो सिंपल से यहाँ पर हम यहाँ पर हम ये सारी चीज़ रख देंगे, ठीक है। इसके बराबर में जब OB लिखेंगे तो यहाँ पर हम सारी चीज़ लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए, जैसे इसको आप बिंदु बना सकते हो x, y, इसको बना सकते हो x1, y1, ठीक है। इसको बना सकते हो आप लोग x2, y2। तो अगर हम इस वाले को निकालेंगे ना भैया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे
x1 का स्क्वायर प्लस का y कॉमा y1 का स्क्वायर। अगर हम यहाँ निकालेंगे तो यहाँ हम बनाएंगे x कॉमा x2 का स्क्वायर प्लस का y कॉमा y माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सारी वैल्यू पुट कर देंगे और जो भी आंसर है आप हमें वो कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, बहुत आसान तरीके से, हालांकि जो कॉन्सेप्ट था मैंने आपको बता दिया, अब आपको केवल क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या है, चलो मैं यहाँ पर आपको राइट आंसर भी बता देता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा 0,9, यानी x बराबर तो 0 हो ही है ही आप लोगों का पहले से ही, क्योंकि वाई अक्ष पर बिंदु दे रखा है, तो x बराबर तो 0 है ही, और y बराबर आपने क्या निकाल लिया, 9 निकाल लिया। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई कि y अक्ष पर हमारा बिंदु दे रखा है तो उसके निर्देशांक 0,9 होंगे, लेकिन आपको जो चीज़ मैंने करी है यहाँ तक कि इसके आगे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 क्या दे रखा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। तो एक चीज़ मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ, 7 को ध्यान से समझना कि यहाँ पर क्वेश्चन हमसे 7 ये कह रहा है कि एक घड़ी है, एक घड़ी है, तो ये क्या है, तो भैया ये घड़ी है। और घड़ी में हमेशा याद रखना कि घड़ी का जो पूरा कोण होता है, ठीक है, ये पूरा कोण ये 360 डिग्री का होता है। ठीक है, और इसमें एक घंटा जो होता है वो 60 मिनट का होता है, 60 मिनट का होता है। मतलब कि 60 मिनट में ये पूरा घड़ी 360 डिग्री एंगल बना लेता है, मतलब कि एक घंटे के अंदर, 1 आवर के अंदर ये पूरा घड़ी 360 डिग्री चक्कर मार लेता है। यानी एक सुई जब आपकी पूरी 1 घंटा कंप्लीट करती है तो 360 डिग्री कोण बन जाता है। और हमसे क्वेश्चन में 1 मिनट की बात की जा रही थी, तो सिंपल से क्या करेंगे कि 60 मिनट बराबर क्या हो गया, 360 डिग्री। तो भैया 1 मिनट बराबर अगर हम निकालेंगे तो इस 60 को 360 के नीचे भेज देंगे, 360 बट्टे 60, तो 0 से 0 कैंसिल, 6 कम 6, 6 रंग 36, यानी 1 मिनट बराबर 6 डिग्री। तो 1 मिनट बराबर कितना आ गया स्टूडेंट, 1 मिनट बराबर आपका आ गया 6 डिग्री। तो राइट आंसर यहाँ अगर आप निकालेंगे ना तो हमारा 6 डिग्री दे रखा है, जो कि यहाँ कहीं नहीं दे रखा। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर 6 डिग्री है तो इसका जो कोण बनेगा वो आप लोगों का बनेगा पाई आर स्क्वायर बटे में 360, पाई आर स्क्वायर बटे में 360, ये होता है 6 डिग्री का मान। तो पाई आर स्क्वायर बटे 360 कहाँ दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 6 अगर आप देखेंगे तो ये हमारा बिल्कुल सही, यानी पाई आर स्क्वायर बटे 360 का मान होता है 6 डिग्री। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही आप लोगों का हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को ऐसे क्वेश्चन में डाउट होता है, और इस तरीके का एक क्वेश्चन 100% श्योर है आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। बस यहाँ पर भैया 1 मिनट की जगह आपसे 5 मिनट कह सकता है, या तो आपसे 10 मिनट कह सकता है। ठीक है, 3 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। चलिए, इतने क्वेश्चन जिनके कंप्लीट हो गए, ध्यान से जो समझ चुके हैं भैया, वो आगे देखेंगे आगे किस किस तरीके के आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर आप स्टूडेंट देखेंगे तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोले का व्यास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि एक गोले का व्यास d दे रखा है और उसका आयतन कितना होगा। मेरे बच्चों यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, आपको हमेशा जब भी कभी वृत्त आ जाता है, एक गोले, यहाँ पर क्या हो गया, गोला कह दिया गया, यहाँ पर क्या कह दिया गया, गोला। ठीक है, गोला कह दिया गया। तो गोले से भी क्वेश्चन आ सकता है और वृत्त से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, गोले से भी क्वेश्चन आ सकता है, वृत्त से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको क्या करना है कि यहां पर सिंपल से आर की जगह क्या है, डी कर देना है। आर की जगह आपको क्या कर देना है, डी कर देना है। और जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं आर की जगह डी कर देंगे और हमको कमेंट करके बताएंगे कि भैया गोले का आयतन क्या होता है। कमेंट करेंगे सभी लोग, जो कमेंट सही करेगा मैं उसकी कमेंट को लाइक करूंगा और उसके संग प्यारा सा एक इमोजी भेजूंगा। ठीक है, तो चलिए सभी लोग कमेंट करेंगे कि भैया गोले का आयतन क्या होगा यदि हमारा आर व्यास ना हो करके हमारा व्यास अगर डी हो तो। ठीक है, चलिए अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 की अगर हम बात करें तो भैया 9 क्वेश्चन हमारा पूछा गया है वृत्त चैप्टर से। किससे, वृत्त चैप्टर से। और वृत्त चैप्टर से जब भी प्रश्न आ जाता है तो बच्चे थोड़ा सा डर जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपको समझना ज़रूरी है क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ऐसा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर हम लोगों का क्या दे रखा है, क्वेश्चन बहुत आसान है कि चित्र में हमको यहाँ पर एक संरचना दे रखी है। जो संरचना हमारी बनी हुई है
दो प्रकार की कह सकते हो किससे मिलकर बनी हुई है कि यहाँ पर भैया एक दो स्पर्श रेखा है, एक AP स्पर्श रेखा है और दूसरी हमारी PB स्पर्श रेखा है। AP और PB से मिलकर हमारा कुछ एक ये चतुर्भुज टाइप का एक संरचना बनी हुई है जिसमें एक कोण 110 डिग्री दे रखा है। और जब भी कभी किसी वृत्त पर बाहर से कोई भी दो स्पर्श रेखाएं डाली जाती हैं, जब भी कभी बाहर से दो स्पर्श रेखाएं एक बिंदु से किसी वृत्त पर बाहर से दो स्पर्श रेखाएं डाली जाती हैं, तो ये जो दोनों स्पर्श रेखाएं होती हैं ये कोण बनाती हैं 90 डिग्री का। तो ये 90 डिग्री, ये 110 डिग्री, ये 90 डिग्री आपस में जुड़कर कितना हो जाएगा आप कमेंट करके बताना। फिलहाल इसका राइट आंसर आप लोगों का 70 डिग्री हो जाएगा, तो इसको आप जरूर अच्छे तरीके से देख लेना। यानी 90 प्लस 110 प्लस 90 और हमारा जो कोण है P ये हमको ज्ञात करना है बराबर में 360, क्योंकि पूरे कोण का यानी पूरे जो ये आपका दिख रहा है ना समचतुर्भुज, इसके सभी कोणों का योग 360 डिग्री होगा। ठीक है, और जब हम लोग कोण P निकालेंगे तो वो हमारा 70 डिग्री निकलेगा। एक बार आप लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, यानी सिंपल से इसको जोड़ घटा लीजिएगा और कोण P आपका 70 डिग्री निकल के आ जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो यदि आपको, अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम रखा हुआ है, बस आपको समझना है। जिसको भी इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता भैया ध्यान से समझ लीजिए। यहां पर हमको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 कोष्टक के अंदर है 46 डिग्री प्लस का A, और ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन होता है। इसका कॉन्सेप्ट देखिए बहुत अच्छा है, इसको कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर देखिए ये जो कॉट 30 डिग्री है ना, ये अब चलिए यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो हमारा कॉट 30 डिग्री है ना, इसको कैसे हम परिवर्तित करेंगे। यहाँ थोड़ा सी मिस्टेक हो गई थी, आगे समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए कॉट 30 डिग्री को अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस का 60, क्योंकि कॉट 90 माइनस का 60 जब लिखेंगे तो 90 में जब 60 घटाएंगे तभी ना 30 आएगा, तभी ना आपका 30 आएगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए 10 46 डिग्री प्लस का A इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस का 60। अब जब कॉट 90 माइनस का 60 हो जाएगा तो ये सिंपल से हमारा 10 60 में बदल जाएगा, 10 60 में बदल जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि भैया जब 90 माइनस थीटा हो तो कॉट थीटा हो जाता है। ठीक है, जिनको नहीं पता वो ध्यान से समझेंगे। अब ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 46 डिग्री प्लस का A इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो A इज इक्वल टू 60 माइनस का 46 डिग्री। ठीक है, तो A इज इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ से 60 में 46 जाएगा तो 14 बचेगा। ठीक है, तो A का मान आ जाएगा आपका 14 डिग्री। ये बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पर कहीं पर तो 14 डिग्री आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर। ठीक है, और ये बिल्कुल राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा। इतनी चीज़ अगर क्लियर हो गई हो तो अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों का क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि दिए गए समीकरण को हल कीजिए। अब जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो इसको मैं यहीं समझा दे रहा हूँ। देखो ऊपर हम लोगों का दे रखा है 1 माइनस का 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, 1 माइनस का 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो स्टूडेंट होता क्या है कि जो 1 माइनस का 10 स्क्वायर होता है ना, ये 0 के बराबर में होता है। अब जब भी कभी ऊपर आपका 0 आ जाए तो नीचे कोई भी संख्या आपकी कितनी भी हो तो पूरा का पूरा जो चीज़ होता है ना वो 0 में बदल जाती है। तो इस पूरे का 1 माइनस 10 स्क्वायर बट्टे में 1 प्लस का 10 स्क्वायर 45 डिग्री, ये पूरा किस में बदल जाएगा 0 में। और 0 किसका वैल्यू होता है, तो आप कहेंगे सर 0 जो होता है साइन 30 का वैल्यू होता है। कि भैया 0 किसका वैल्यू होता है, साइन 30 का। तो देखिए साइन 30 यहाँ कहीं दे रखा है, कहीं नहीं दे रखा। तो साइन 30 को अगर हम बदलेंगे तो कॉस 30 आ जाता है। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू भी 0 होता है। देखिए कॉस 60 कहीं दे रखा है, सॉरी कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू 0 होता है। जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ना। तो कॉस 90 0 कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है। यही ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। यानी भैया अब आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कह रहा है कि 1 से लेकर की, ठीक है, 10 तक की कैसी संख्या होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए प्लस सम होनी चाहिए। तो धनात्मक तो हमारी होती हैं प्लस वाली, सम हमारी होती हैं 2, 4, 6
8 10, 2 4 6 8 10, ये सारी की सारी धनात्मक है, तो यही संख्या उठा लेंगे। हमसे कह रहा है इन संख्याओं का क्या निकालिए, समांतर माध्य निकालिए, समांतर माध्य निकालिए। तो समांतर माध्य कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना एकदम। जब भी कभी हम समांतर माध्य निकालते, फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा यक्स बटे में एन। इस सिग्मा एक्स का मतलब होता है इन सभी संख्याओं का योग, ठीक है, और एन का मतलब होता है संख्याओं के टोटल, कुल संख्या, टोटल कुल यानी कि कुल संख्या। तो योग कितना है भैया, योग अगर आप करोगे यहाँ पर देखो 10 8 18 18 6 24 24 4 28 28 2 30, और अगर आप यहाँ से कुल संख्याएं देखेंगे तो 1 2 3 4 5 यानी टोटल 5 हैं। तो 5 एक कम 5, 1 मिनट, 1 2 3 4 5, ठीक है 5 हैं, इतनी क्लियर हो गई, ठीक है। 10 8 18 18 6 24 24 4 28 28 2 30, और 1 2 3 4 5, तो 5 6 30, यानी कि समांतर माध्य कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 6 यहाँ से हमारा समांतर माध्य आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर यानी ऑप्शन नंबर 6 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 13 देखोगे तो 13 में हमसे बहुलक पूछ रहा है, और बहुलक क्या होता है कि जितनी भी आपकी संख्याएं दे रखी हों उनमें से जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आ रही हो वो हमारी बहुलक होती है। तो यहाँ पर 17 देखो कितनी बार आ रहा है, देखो कितनी बार 17 17 दिखाई पड़ रहा है, ठीक है 17 17 कितनी बार दिखाई पड़ रहा है। तो आप इसका हमें कमेंट करके बताओगे कौन सी संख्या यहाँ पर बहुलक होगी। बहुलक का मतलब होता है कौन सी ऐसी संख्या जो सबसे ज़्यादा बार आ रही है। देखो यहाँ पर एक तो 7 दे रखा होगा, एक 17 दे रखा होगा, एक 177 दे रखा है कहीं कहीं पर, और 107 दे रखा है। अब इनमें से कौन सी ऐसी संख्या जो सबसे ज़्यादा बार आ रही है, तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आ रही है। जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आ रही है वही इस आंकड़े का बहुलक होगी, ठीक है। चलिए यहाँ पर आंखों नहीं होगा, आंकड़ा होगा, आंकड़ा। तो एक आंकड़ा दे दिया गया, हमसे बहुलक पूछ लिया गया। तो बहुलक कौन सी संख्या होगी, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आ रही होगी आंकड़े में वही उस आंकड़े की बहुलक होगी, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, फुल सॉल्यूशन एकदम आपको बताया जा रहा है, बस आपको वीडियो पूरा देखना है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, और जितने भी क्वेश्चन को, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, और जिसने भी वीडियो को पूरा देख लिया ना वो ये समझिएगा कि उसके बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस बिल्कुल पक्के हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोगों का क्या दे रखा है कि दो संख्याओं का योगफल 24 है, और उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है, संख्याएं क्रमशः होंगी। तो स्टूडेंट यहाँ क्वेश्चन समझने का प्रयास करना। क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ से आया है, तो ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है द्विघात समीकरण से, ठीक है। द्विघात समीकरण से क्वेश्चन आया है, और आपके बोर्ड एग्जाम में द्विघात समीकरण से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब इस प्रश्न को सबसे पहले समझना, दो संख्याएं, हमारी सबसे पहली दो संख्या में एक संख्या x होगी, दूसरी संख्या हमारी y होगी, ठीक है। दोनों का योगफल जो कह रहा है कितना दे रखा है, 24 दे रखा है। दोनों संख्याओं का योगफल यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 24। फिर हमसे आगे कह रहा है कि एक संख्या दूसरी की दोगुनी है। यदि हम x को बड़ा मान लें और y को छोटा मान लें, इसके अनुसार x इज इक्वल टू हमारा 2y हो जाएगा। यानी x में जब हम y में जब हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर वो x के बराबर होगी। जैसे आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, 10 है, मेरे पास 5 है, तो मैं अपने साथ 2 गुणा करूँगा तब जाकर मेरे पास तुम्हारे इतने बराबर पैसे होंगे, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। अब इस x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो 2y प्लस का y इज इक्वल टू 24, तो ये आपका हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 24। तो 3 अट्ठे 24 यानी 3 अट्ठे 24, तो y बराबर आपका 8 आ गया। चलिए x बराबर अगर हम निकालेंगे तो x बराबर में सिंपल से 2 गुना कर देंगे, क्योंकि x हमारी संख्या बड़ी थी और y छोटी थी। तो x में 2 गुना कर देंगे तो 8 दूना के 16, तो x हमारे 16 और y हमारी 8 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 16 और 8 जहाँ दे रखा होगा, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा ए ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 15, तो 15 नंबर हमसे कह रहा है कि समांतर श्रेणी हमको दे रखी है 3 1 माइनस का 1 माइनस का 3। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। हमको क्या होता है कि जब भी कभी समांतर श्रेणी से क्वेश्चन आता है ना, तो अधिकतर क्वेश्चन में श्रेणी दी जाती है, एक श्रेणी दे दी जाती है, और हमसे क्या होता है सार्वांतर पूछ लिया जाता है। ये बेसिक क्वेश्चन है एकदम। सार्वांतर क्या होता है, स्पेशल हमारा स्मॉल डी होता है, और स्मॉल डी हमारा क्या होता है कि जब भी कभी हम दूसरे पद से
ठीक है, दूसरे पद से यदि हम पहले पद को माइनस कर देते हैं ना, तो सिंपल से हमारा जो होता है सार्वांतर वो निकल के आ जाता है। ठीक है, सार्वांतर यानी वो निकल के आ जाता है। तो पहला पद दूसरा पद कहाँ है सर, कहाँ है, पता कैसे चलेगा? देखो ये पद हमारा है दूसरा पद, ये हमारा पहला पद। अब इसके लिए, इस पद के लिए ये दूसरा पद हो गया, ये पहला पद हो गया। अब इसके लिए ये दूसरा हो गया, ये पहला हो गया। तो यदि हम दूसरे पद से पहला पद माइनस करें, यानी माइनस का एक माइनस का 3, तो ये आपका माइनस का 2 आ जाएगा। इसका मतलब माइनस का 2 हमारा सर्वांतर होगा। बिल्कुल हाँ, माइनस का 2 ही हमारा सर्वांतर होगा। यकीन नहीं हो रहा तो एक बार -1 से 1 को घटाओ। -1 घटाया माइनस का 1, ठीक है, माइनस के 1 से माइनस के 1 घटाया, तो देखिए माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2, तो यानी माइनस का 2 ही हमारा राइट होगा। चाहे आप -3 से -3 घटा के देख लो, फिर भी हमारा -2 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक क्वेश्चन आपको सार्वांतर श्रेणी से जरूर समांतर श्रेणी से सार्वांतर ज्ञात करने का एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। इसको भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के क्या होती है? तो भैया यहाँ जरा ध्यान से समझिए क्वेश्चन नंबर 16 को, कि हमको एक त्रिभुज है ABC, त्रिभुज हमारा ABC है। इसमें कई आपको 2 भुजाएं कौन सी ऐसी दिख रही जो आमने सामने है? तो आप कहेंगे भैया एक ये वाली भुजा और एक ये वाली भुजा आमने सामने है। हम क्या करेंगे कि कोई तीसरी रेखा खींचेंगे जो इन दोनों को ही समांतर भागों में इन दोनों को ही बराबर भागों में बांट दे। तो कोई वो रेखा जो खींचेंगे कुछ इस तरीके से खींचेंगे। अब ये हम मान लेते हैं MN, तो ये जो MN रेखा आई ना, ये BC के क्या होगी, समांतर में होगी। तो देखो यहाँ पर वही चीज़ हो रही है, जो तीसरी भुजा के क्या होगी, समांतर होगी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही होगा। और इस त्रिभुज की पहली भुजा दूसरी भुजा ये थी और तीसरी भुजा BC थी, जिसको हमने MN जब खींचा तो ये MN और BC आपस में समांतर होंगी, क्योंकि AB और BC को MN हमारी 2 बराबर भागों में बांट रही थी, इस वजह से BC के समांतर होगी। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग होगा। जिस भी बारंबारता, यानी जब भी कभी आपको कोई बारंबारता दे दी जाए, ठीक है, और उसमें जो जब भी कभी आपको कोई बारंबारता बंटन दे दिया जाए, उसमें जो बारंबारता बंटन में जिसकी बारंबारता, जिस भी वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होगी, वही उस वर्ग वही क्या होगा, उस बारंबारता का वर्ग अंतराल का माध्यक वर्ग होगा। जैसे एग्जाम्पल की तरह समझाने का प्रयास करें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 4 दे रखा है, 5 दे रखा है, 13 दे रखा है, 20 दे रखा है, 8 दे रखा है। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो आप कहेंगे भैया 20 है। और वैसे भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी को पता होगा कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वही उसका क्या होता है, माध्यक वर्ग होता है। तो यहाँ पर यफ हमारा सबसे अधिक है, यानी इसकी बारंबारता सबसे अधिक है, और 30 40 ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, जिनको नहीं पता ध्यान समझ लीजिए, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वही उसका क्या होगा, माध्यक वर्ग होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें कि 2 वृत्त की परिधि, यहाँ देखिए 2 वृत्तों की परिधि दे रखी 3:2, तो 3:2 2 वृत्तों की परिधि दे रखी है और हमसे कह रहा है कि इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। और इस तरीके का एक क्वेश्चन आप लोग 100% लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो सिंपल से क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को यहाँ पर हमको क्या दे रखा है कि परिधि दे रखी है। परिधि का सूत्र क्या होता है? सबसे पहले देखो, परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, और किसी क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr²। जब हम कभी भी किसी रेखा से मतलब कि एक मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने कोई वृत्त बना लिया, ठीक है। अब जब यहाँ से दौड़ना प्रारंभ करेंगे, यहाँ से दौड़ते जाएंगे, फिर यहाँ वापस आ जाएंगे, तो जितनी दूरी हमने चली है वो हमारी परिधि होगी। और जो इसके अंदर का भरा हुआ ये भाग है, जितना पूरा भाग, ये हमारा क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है कि परिधि दे रखी है 2πr, ठीक है, जो कि हमें पता है, और इसका जो रेशियो दे रखा है 3:2 दे रखा है। तो हम क्या कर देंगे भैया, सिंपल से एक काम करेंगे कि 2πr से 2πr काट दे, πr से πr काट देंगे, बचेगा हमारा केवल r²। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल से r² कर देंगे ना। तो 3/2 में क्या करेंगे, r² कर देंगे, यानी ये भी हमारा r है, ये दोनों ही वैसे हमारे r हैं। ठीक है, जो त्रिज्या इसके लिए होगी वही त्रिज्या इसके लिए होगी। तो सिंपल से क्या करेंगे, यहाँ पर हम
इसका आर स्क्वायर कर देंगे तो ये 3 तिरकाई 9 हो जाएगा, ये 2 दूना के 4 हो जाएगा। तो 9:4 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 9:4 देखिए ये बिल्कुल सही आपका ऑप्शन हो जाएगा। बहुत आसान है एकदम, आपने उम्मीद है समझा होगा एकदम अच्छे तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का। अब देखिए यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में एक बिंदु दे दिया गया है और हमसे क्या कह रहा है कि एक्स अक्ष से इस बिंदु की दूरी क्या होगी। तो जब भी कभी स्टूडेंट आपको कोई एक बिंदु दे दिया जाए, जैसे कि हमको एक बिंदु दे रखा है और हमसे कह रहा है कि इस बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी, तो देखो सबसे पहले ध्यान से समझो, जब भी कभी एक्स अक्ष से पूछ दे तो आपको वाई का मान बता देना है, और जब भी कभी वाई अक्ष से पूछ दे तो एक्स का मान बता देना है। जैसे कि यहाँ पर एक्स से पूछा गया है तो वाई हमारा क्या होगा 4 हो जाएगा, एक्स हमारा -3 होगा। तो एक्स अक्ष से पूछा गया है ना, तो वाई का वैल्यू बताएंगे, तो 4 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट और 20। तो 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न को हल कीजिए। अब यहाँ पर तो कोई क्वेश्चन दिए ही नहीं रखा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ लग रहा है कोई मिस्टेक हो गई क्वेश्चन नोट करते समय। एक काम करो, इस क्वेश्चन को छोड़ो, आप आगे के क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, ये जो प्रश्न आपने देखे ना, ये आपके बहुविकल्पीय प्रश्न थे, और अगर आपने इतने प्रश्नों को समझ लिया ना, तो भैया यहाँ से आपके स्टार्ट होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 नंबर के क्वेश्चन। तो चलिए सभी लोग जल्दी से क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन सभी प्रश्नों को आप लोग तैयार करने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर ये सारे के सारे प्रश्न देखिए 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए वास्तविक संख्या का, दूसरा क्वेश्चन देखिए बहुपद का, तीसरा द्विघात समीकरण का, चौथा समांतर श्रेणी का, पांचवा आप लोगों के त्रिकोणमिति का, छठा आप लोगों के फिर से कह सकते हो निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन। सारे के सारे 2-2 नंबर में क्वेश्चन आएंगे, जल्दी से सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी के सभी ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप ज़रूर से तैयार करना, इनको बिल्कुल भी छोड़ना मत। अगर आपके नहीं तैयार है तो इनका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, और इसके बाद देखिए इनको जरूर घर पे तैयार करना। इसके बाद देखिए आगे 4 नंबर के क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, देखिए इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो। सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के वह बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होगी। इसको देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या √3 एक अपरिमेय संख्या होती है। इसके बाद और क्वेश्चन की बात करें तो ये देखिए आगे कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर में पूछा गया है। इसको मैं ऑलरेडी सॉल्व करा चुका हूँ अपने चैनल पर, तो एक बार आप चैनल पर विजिट करके ज़रूर देखिएगा। इसको देखिए आपका ट्राइंगल से क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हो। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट इसको लगा सकते हो आप लोग। इसके बाद देखिए फिर से एक और क्वेश्चन है, कह सकते हो निर्देशांक ज्यामिति से 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ से आपके 6 नंबर के क्वेश्चन आ गए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से पूछा गया है, और फिर से क्वेश्चन पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन से आ गया। ठीक है, कैप्सूल वाला प्रश्न देखिए, आयतन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। ठीक है, दोनों का नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। इसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन, इसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपका, और ये क्वेश्चन देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे के सारे 6 नंबर में क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। और ये 9 धारा से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये देखिए त्रिभुज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 नंबर के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे 6 नंबर के हैं। और इस तरीके से ये पूरा मॉडल पेपर आपका यहाँ पर समाप्त हो जाता है। और जिसने भी इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखा, तो ये मान के चलिए कि भाई साहब आपके वो प्रश्न तैयार हो जाएंगे जो प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना। अगर आपको सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर चाहिए हैं तो वीडियो को लाइक करके जिस भी सब्जेक्ट के चाहिए उस पर कमेंट कर देना। नेक्स्ट वीडियो हम उसकी लाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस टाइप से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर हैं आपके हमारे चैनल पर अब डेली बेसिस पर कराए जाएंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस और बेहतर हो सके।